सभी को मेरा नमस्ते। मैं नूरजहाँ आज आप सबके सामने मुदला गर्ग जी से लिखित नाटक जादू का कालीन का सारांश प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुदला गर्ग जी द्वारा लिखित यह नाटक जादू का कालीन यह एक बच्चों की दुर्दशा और उनके शोषण को लेकर लिखी गई एक प्रख्यात नाटक है। तो नाटक के पहले अंक के दृश्य में जो प्रारंभ होती है कहानी, तो दादी संतो नामक एक बच्ची का जो संवाद है उन दोनों की शुरुआत से शुरू होता है। दादी चक्की चलाते हुए संतो को चंपा द्वीप की राजकुमारी की कहानी सुनाती रहती है। जब राजकुमारी हंसती है तो फूल झड़ते हैं, रोती है तो आंसू की जगह मोती गिरते हैं। तब संतो दादी से पूछती है कि हाय हाय, उसके पास तो कितने सारे मोती जमा होंगे दादी, जब भी वे रोवे राजकुमारी मोती बटोर कर रख ले। यह सुनकर दादी उसे प्यार से कहती है, तू तो पागल है संतो, उसके पास पहले से ही बहुत सारे मोती होते हैं, उसे रोने की क्या ज़रूरत है। उसके पास तो इतने मोती हैं जितने कि हमारे पास चावल के दाने नहीं हैं। दादी के बात सुनकर संतो दुखी होकर कहती है कि हमारे पास तो इतने चावल भी नहीं है ना दादी। माँ कहती है कि इस बार सूखा पड़ा है, इसी कारण धान नहीं हुआ, चावल की फसल भी नहीं हुई है। पोती के बात सुनकर दादी गहरी सांस लेकर कहती है कि इस बार गजब का सूखा पड़ा है। आषाढ़ हो गया, भादो, सावन, सभी ऋतुएं चली गई, फिर भी अब तक पानी का एक बूंद भी नहीं बरसा। पिछला चावल सब खत्म हो चुका है, अब तो आँखों का पानी भी सूखने लगा है। संतो कहती है कि आंसू सभी राजकुमारी के आंसू की तरह मोती बन गए होंगे ना दादी। अब की बार जब पानी बरसेगा तो मोती ही बरसेंगे। दादी पोती की बातचीत चल रही थी कि उतने में संतो की माँ सिर पर लकड़ी का गट्ठा रहकर आ जाती है। ये एक ज़ोर से पीठ पर मारती है संतो के, और माई सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर जो आई थी उसे धड़ाम से नीचे डालती है और कहती है कि अब से जंगल तू जाएगी लकड़ी लेने के लिए, मैं सड़क बनाने के काम पर जा रहूँगी। तभी संतो की माँ बताती है कि हर साल सड़क बनाने का सरकारी काम चलता है, जिससे हमें मजदूरी मिल जाती है और हम गरीबों को कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाता है। तभी संतों के पिता रमई कुदाल लेकर घर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि इस बार बारिश नहीं हुई तो सड़क क्या खाक बनेगी, पूरा सड़क टूट फूटना चाहिए तभी सड़क बनेगी। तो बारिश भी नहीं हुई, सड़क भी नहीं टूटी, तो सड़क बनेगी भी नहीं, इस बार हमें काम भी नहीं मिलेगा। इस कारण सड़क बनाने का काम नहीं होगा और ना ही मजदूरी मिलेगी। संतों की माँ यह सुनकर परेशान से धड़ाम से नीचे बैठ जाती है। न फसल, न खेतों की कटाई, न सड़क की बनवाई। तब रमोई कहता है कि हमारा देश प्रगति कर रहा है। संतो अपने माता पिता की अकेली संतान थी, दादी की लाडली बच्ची थी। जब संतों की माई संतों को जंगल से लकड़ी लेकर आने की बात कहती है, तब दादी को संतों का पक्ष लेते हुए कहती है कि तू अपनी लकड़ी अपनी लड़की के पीछे क्यों पड़ी रहती है, हमेशा हमेशा लकड़ी लाने की बात करती है। दादी अपनी जवानी के दिनों का बखान करती हुए कहती है तो 4 दिनों का जलवान एक साथ लाती थी। उस पर माई कहती है कि तब की बात और थी, आज हम जंगलों में रहते हुए भी जंगल के भीतर नहीं जा सकते, ठेकेदारों ने सारे जंगल काट लिए हैं। अगर हमें किसी ने जंगल से लकड़ियां लाते व काटते देख लिया तो पिटाई के साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। बड़े बड़े शहरों में इन्हीं जंगल की लकड़ियों से बड़े बड़े मकान और कारखाने बन रहे हैं। तभी दादी प्रश्न करती है कि हमें जंगल जाने की मनाही क्यों है। माई इस पर कहती है, जंगल बचाने के लिए हम जंगल नहीं जा सकते हैं। तभी संतो आकर कहती है कि उसे लकड़ी नहीं मिली, ठेकेदार ने उसे भगा दिया वहाँ से। दादी से वह फुसफुसाकर कहती है कि मुझे भूख लगी है दादी। तभी केशव का बाप कारखाने वालों की आने की खबर लेकर आता है दौड़ दौड़ कर।
केशव, जो संतों की हम उम्र का एक लड़का था, वह कारखाने वालों की घर घर मूढ़ी बांटने की बात कहता है। रमई कारखाने वालों को समाज सेवक समझ लेता है। असल में यह दोनों दलाल खैरपुर में कारखाने के लिए बाल मजदूरों को ले जाने के लिए उनके गांव आए हुए थे। दलाल दो कालीन कारखाने में काम सिखाए जाने के साथ ही खाना, कपड़ा, मुफ्त वजीफ़ा देने की बात भी करता है। रमई और केशव उसकी बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और तुरंत अपने बच्चों को साथ ले जाने की मिन्नतें करते हैं। लेकिन केशव की माँ, दादी और माई इसका विरोध करते हैं। वे बच्चों को कारखाने नहीं भेजना चाहते हैं, पर रमई और केशव के बाप के आगे उनकी एक ना सुनी। बच्चों को दलालों के साथ सौंपकर रमई और केशव का बाप दलाल द्वारा दिए गए रुपयों को अंटी से निकलकर गिनने लगते हैं। नाटक के दूसरे अंक में दूसरा दृश्य 3 महीने के बाद गांव से बच्चे कालीन कारखाने में मजदूरी करने पहुंच जाते हैं। कालीन बुनने के लिए 6 बच्चे अलग अलग गांव से लाए जाते हैं, जिनमें 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं। बच्चे कालीन बनाने का काम करते हैं और 2 सुपरवाइज़र हाथ में छड़ी लिए उनके आसपास घूमते रहते हैं। बच्चे अपनी नाजुक उंगलियों से कालीन बनाने का काम कर रहे हैं। कारखाने में तैनात सुपरवाइज़र कालीन कारखाने के नौकर हैं। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि अब वे इस काम से ऊब चुके हैं। इस काम में ना छुट्टी है, ना बोनस मिल रहा है। पता नहीं कौन सा अर्जेंट ऑर्डर आ गया जिसके लिए रात दिन काम करना पड़ रहा है। दोनों सुपरवाइज़र बच्चों को डांट फटकार कर चाय पीने जाते हैं। जाते जाते बच्चों को जल्दी जल्दी हाथ चलाने का आदेश देकर जाते हैं, तो घबराहट में संतों की उंगली कट जाती है और वह दर्द से चीखने रोने लगती है। सुपरवाइज़र को उंगली कटने की कोई चिंता नहीं थी। वह कहता है कि अगर कालीन में खून का एक धब्बा भी पड़ा तो कालीन बेकार हो जाएगा। वह कम्मों से कहता है कि धागा जलाकर उसके घाव पर लगा दे और संतों को फिर काम शुरू करने से आदेश दिया जाता है। इसके बाद दोनों सुपरवाइज़र चाय पीने के लिए चले जाते हैं। दोनों को अपने परिवार और अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन मजदूर बच्चों के साथ वे बेरुखी का व्यवहार कर रहे हैं। सुपरवाइज़र 2 कहता है कि यदि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो वह इस नौकरी को आज छोड़कर चला जाए। तभी कारखाने का मालिक वहां पहुंचता है और बताता है कि दिल्ली से एक प्रतिनिधि मंडल जांच के लिए आ रहे हैं। किसी ने रिपोर्ट कर दिया है कि हम बाल मजदूरी करवाते हैं और हमने बच्चों का अपहरण भी करके रखा है। इंस्पेक्शन के लिए एक समाज सेविका और पत्रकार भी आ रहे हैं। तब सुपरवाइज़र कहता है, वापस भेज दें सालों को यहाँ से। इन्हें इनके माँ बाप जो भूख से मर रहे थे ज़बरदस्ती हमारे हाथ सौंप गए हैं। तब मालिक कहता है कि इन बच्चों के कारण ही हमारे देश का कालीन सस्ते दामों में विदेशों में बेचा जा रहा है। अगर गांव से सस्ते मजदूर ना मिले तो एक्सपोर्ट का धंधा बंद हो जाएगा, ना फिर डॉलर आएंगे ना प्रगति हो जाएगी। मालिक दोनों सुपरवाइज़र से कहता है कि अगर कोई आए तो बच्चों को स्टोर रूम में ऊपर वाले कमरे में बंद कर देना। लूम पर तुम दोनों बैठ जाना। इन बच्चों के चक्कर में एक दिन ख़राब हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं। आजकल सुबह 4 बजे से ही उजाला हो जाता है। काम जल्दी शुरू करवा कर किसी तरह ऑर्डर पूरा करवा देना। यहाँ पर बच्चों की चिंता किसी को भी नहीं है। सुपरवाइज़र छुट्टी और कमीशन की सोचते हैं। मालिक को केवल कालीन का ऑर्डर की चिंता है। संतो, कम्मो, लक्की, केशव, लाखन, बरखू सब काम में व्यस्त हैं। काम ख़त्म होने पर शाम को रोटी खाते खाते केशव डॉलर देश की कहानी सुनाता है।
और बच्चे काल्पनिक कालीन में बैठकर अपने अपने गांव की सैर कर रहे हैं। इसे ही जादू का कालीन कहा जाता है। 1 2 3 उठम उठो, 3 2 1 भरन भरो, 1 2 3 उड़न छू। केशव बच्चों से कहता है कि किसी को मत कहना, एक दिन हम कालीन पूरा होते ही इसी पर बैठकर उड़न छू हो जाएंगे। लाखन जो बड़ा था सबसे, सभी बच्चों से बड़ा होने के कारण समझदार भी था। तभी सुपरवाइज़र बच्चों को कमरे में छिपा देता है और मुंह पर उंगली रखने और आवाज़ बाहर ना आने की बात कहकर चला जाता है। लाखन इस आदेश को नहीं मानता है और पूछता है कि क्यों। इसके इस व्यवहार से नाराज़ होकर वह कहता है कि चुप रहना, नहीं तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, क्योंकि तुम लोग स्कूल नहीं जाते। इस पर लाखन कहता है कि स्कूल है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे। लाखन पुलिस के डर से घबराता नहीं है। वह दूसरे बच्चों को बताता है कि पुलिस नहीं, समाज सेवक आएंगे, पहले भी आए थे, ये हमें छुड़ाकर हमारे गांव भी भेज देंगे। समाज सेविका, पत्रकार व लेबर ऑफिसर के आने पर लाखन बचाओ बचाओ का चिल्लाना शुरू कर देता है और दूसरे बच्चे भी उसका साथ देते हैं। कालीन के मालिक की पोल वहाँ पर खुल जाती है। लेबर ऑफिसर ने इस काम को नज़रअंदाज करने की फीस खाई थी, लेकिन इस समय वह भी बदल जाता है। लाखन की समझदारी से अभी बच्चे मुक्त हो जाते हैं। नाटक के दूसरे अंक का पहला दृश्य इस तरह से है। 1 महीने के बाद की स्टोरी शुरू होती है। दोपहर का समय था। गांव की चौपाल सभा में कलेक्टर, समाज सेविका, पत्रकार बैठे हुए हैं। उनके गले में गांव वालों ने फूलों की मालाएं डाली हुई है। वे ज़मीन पर सब लोग बैठे हुए हैं। समाज सेविका अपने भाषण में गांव के खोए हुए बच्चों और पत्रकार के माध्यम से बच्चे अपने माता पिता के पास वापस आने की बात कहती है। साथ ही वह पत्रकार और वकीलों की तारीफ भी करती है। कलेक्टर अपने भाषण में बालकों को दुधारू गाय और बालिकाओं को सिलाई मशीन देने की बात करता है। बालिकाओं के साथ इस भेदभाव से समाज सेविका नलिनी नाराज़ हो जाती है। काफ़ी बहस के बाद अंत में बालिकाओं को भी दुधारू गाय ही देने की बात हो जाती है। गांव के लोग अपने मन की बात समाज सेविका और कलेक्टर के सामने रखते हैं। केशव समाज सेविका से पढ़ने और शहर में नौकरी करने की बात कहता है। वहीं दादी जंगल और पानी की मांग करती है। बधुआ मुक्ति और नारी मुक्ति के साथ अंक 2 का दृश्य यहीं पर समाप्त होता है। नाटक के अंक 2 का दृश्य और 2 जो है वो 6 महीने के बाद का है। बच्चे सुस्त से दिखाई पड़ते हैं, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। वे खेल खेल में काल्पनिक कहानियाँ बुनने लगते हैं। उनकी कहानियों में दादी की चंपा द्वीप, पेट की भूख, सिघाड़, बारिश व उस बारिश से उगने वाली घास, गाय द्वारा घास को खाने का चित्रण मिलता है। सभी पुरुष मिली हुई गाय को लेकर कलेक्टर के यहाँ पर जाते हैं और कलेक्टर से विनती करते हैं कि उन गायों को वह वापस ले लें, लेकिन कलेक्टर उन गायों की हीन दशा को देखकर उन्हें लेने के लिए मना कर देता है और उन्हें भला बुरा कहने लगता है। रमई निराश होकर खाली हाथ अपने गांव लौट जाता है। केशव का बाप बच्चियों का ब्याह कराने के लिए लड़के के बाप को गांव लेकर आता है। रमई अपनी बेटी संतो को लड़के के बाप के सामने लाकर विनती करता है कि मेरी बेटी को किसी भी तरह से ब्याह कर ले जाए। तभी सुपरवाइज़र आगे से आता देख लड़कियां डर जाती हैं और रमई के पीछे पीछे जाकर छिप जाती हैं। सुपरवाइज़र लड़के के बाप से कहता है कि 17 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों का विवाह करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। यह सुनकर लड़के का बाप वहाँ से भाग जाने की कोशिश करता है, लेकिन रमई उसे रोक लेता है। केशव बाहर पढ़ने गया था और वह भी वापस आकर अपनी आप बीती हुई
जो अपने आप पर जो बीती हुई विषय वस्तु थी उसे सुनाने लगता है। दादी, लाखन, केशव बच्चियों के विवाह का विरोध करते हैं, लेकिन रमई किसी की एक नहीं सुनता है। रमई अपनी परिस्थितियों के आगे विवश होता है। संतों के साथ ही एक और लड़की का भी 750 रुपये में सौदा तय किया जाता है विवाह के लिए। औरतें बच्चियों के सिर पर अपनी अपनी ओढ़नी डालकर कन्या विदा के गीत गाने लगती हैं। बच्चियां आपस में मुस्कुराते हुए फुसफुसाते हुए कहती हैं कि लाखन की कालीन बस अब तैयार है, अब वह अभी थोड़ी देर में आता होगा और उस कालीन में बैठकर हम दूर तक उड़ जाएंगे। दोनों एक दूसरों का हाथ थामे हुए फिर से गीत गाना शुरू कर देती है। इस तरह से जादू का कालीन राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के पूरे तंत्र को खोलने वाला एक नाटक है। कालीन उद्योग में बच्चों के शोषण तथा उनके उंगलियों के साथ किए जाने वाले खिलवाड़ की दर्दनाक कहानी है। ये नाटक मानव जाति की निर्ममता को भी बेनकाब करती है। इसमें पात्र भले ही बच्चे हैं, पर नाटक व्यस्तकों की व्यर्थता परकता पर प्रहार करती है। यानी बड़े लोग जो एज्ड पीपल होते हैं, जो बच्चे नहीं होते हैं, जो मैच्योर होते हैं, उनके लिए यह कहानी है। पात्र शायद यहाँ पर बच्चों के हो सकते हैं, मगर यहाँ पर समझाना चाहते हैं लेखिका बड़े लोगों को, जो कि इस तरह का व्यवहार चलता है उन लोगों के लिए। तो इस तरह से एक गांव की शोषणीय कहानी जो बाल मजदूरों को लेकर थी वह इस प्रकार थी। यहाँ पर यह नाटक समाप्त होता है और फिर से मैं दूसरी एक कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी। नमस्कार सबको, धन्यवाद।